नमस्कार दोस्तों, आरपीसी तरंग के अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो इसी शानदार तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम डेली शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में मिलते हैं। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो अपनी तैयारी है उसको मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं, अभी इंडियन अपना हिस्ट्री जो है वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अपने ये गुप्तकालीन कला साहित्य स्थापत्य पढ़ चुके हैं, मुगल कालीन वाला भी पढ़ चुके हैं, 1857 की क्रांति हम क्या है इंडिया वाली भी पढ़ चुके हैं, प्लस राजस्थान वाली भी हम पढ़ चुके हैं। इनकी थ्योरी क्लास भी और PYQ भी आपको मिल चुकी है। तो ये वाला पार्ट जो है हमने एक्स्ट्रा में यहाँ से कर लिया है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपको दिखाई देगा राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। तो ये वाला टॉपिक अपना पहले ही अपन ने कंप्लीट कर लिया है इंडिया वाली की साथ में। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि बाद में इसका वीडियो क्योंकि नहीं आएगा। तो ये अपने 3 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा ये वाला भी अपने कंप्लीट कर लिया है कल की वीडियो में, राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें ये सब हमने जो 5 नेता हैं इम्पोर्टेंट, इनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में। वैसे तो हमने ये सब थ्योरी क्लास के साथ में कंप्लीट कर लिए हैं एक बार, लेकिन अलग से PYQ क्वेश्चन भी आप एक बार कर लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और जो चीज़ें हमने पढ़ी थी पहले डिटेल में, उनको हम क्या है एक बार और अपनी नज़रों के सामने से देख लें और सुन लें, तो क्या है आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और अच्छे से आपको याद हो जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि आपने कितना कुछ पढ़ा है और कितना कुछ आपको याद है। तो ये बात है। और इसके बाद में एक वीडियो और आपके लिए लाऊंगी जिसमें ये वाला जो है राष्ट्रीय आंदोलन के ये जो नेता हैं ये सब हमने अलग अलग पार्ट्स में पढ़े थे, तो इनके ऊपर भी एक बार में ये सब कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपके PYQ आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो ये पूरा इंडियन हिस्ट्री का अपना रहेगा। पूरे 6 टॉपिक यहाँ पे मतलब 6 चैप्टर दिए गए हैं जिसमें ये सब हमें पढ़ना था। तो ये ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो के बाद अपना ये वाला सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और ये राजस्थान का इतिहास जो है हम मंडे से शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम अपने इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो श्रीनिवास शास्त्री और GK धर और NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित है, ये पूछा था स्कूल लेक्चरर में 2022 में। तो ये थे भारत सेवक समाज से संबंधित। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आप सबको पता होगा जो पुरानी वीडियोस देखकर आए हैं। जिनने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ उनको देख लें, क्योंकि वो आपके लिए ही बनाई गई है, तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। आप ये वीडियो देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन वो वीडियो देख के अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमने कितना पढ़ा था और कितना हमें याद है। तो यहाँ पे है भारत सेवक समाज। इसका आंसर, इस संस्था से संबंधित कौन कौन थे, श्रीनिवास शास्त्री, JK धर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू। तो आपको देखते ही ये याद आ जाएगा, तो आपको भारत सेवक समाज यहाँ पे कर देना है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये क्या था। भारत सेवक समाज जो है इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कभी कभी आ जाता है सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। अब ये सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख देता है कभी कभी वो, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे करके भी वो क्या है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, भारत सेवक समाज, या इस तरह से। तो तीनों तरह से कैसे भी दे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस सोसाइटी की मतलब स्थापना कब की थी और कौन कौन इसमें थे। तो चलिए आइए एक बार देख लेते हैं। तो 12 जून 1905 को पूना महाराष्ट्र में क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या की, स्थापना की। तो इसको मैंने आपको पहले याद भी कराया था कि जो गोपालक, अब इसको गोपाल से याद रखना है कि गोपालक जो हैं कौन थे, कृष्ण भगवान गाय रखते थे, गाय चराने का उस टाइम पे काम करते थे। तो ऐसे याद रखना है कि कृष्ण भगवान जो थे गोपालक थे, और ये जो गाय चराने का काम है ये काम एक अच्छा काम है। तो गायों को पालना और ये सब काम बहुत अच्छा काम है। तो इससे क्या है, आप सेवा करते हैं, तो सेवा से आपको याद रखना था सेवक। तो आपने क्या की, सेवा की, तो सेवक याद रखना है, और सेवक से आपको याद आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा दिमाग में भारत सेवक समाज। इतना ही बस काम है यहाँ पे। तो बस ये इसी तरह से आपको याद करवाया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले से आपको याद हो गया भारत सेवक मंडल, जिसकी उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए
प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। क्या क्या करना था इसका उद्देश्य? भारत जो सेवा थी उसके लिए प्रचारक तैयार करना, मतलब प्रचार प्रसार इसका करना, और जो संवैधानिक ढंग से अपनी इंडियन क्या थी जनता थी उसके सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाना, इसका क्या था मोटिव था, उद्देश्य था। इस संस्था से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में कौन कौन आते हैं तो देखते हैं। अप्पाजी द्रविड़ आते हैं, गोपाल कृष्ण देवधर आते हैं, जिन्हें शॉर्ट में क्या है GK देवधर भी बोलते हैं, यही ऑप्शन में दिया था। श्रीनिवास शास्त्री, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू, तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अप्पाजी द्रविड़, GK देवधर, श्रीनिवास शास्त्री, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये बात हो गई। अब अपने टॉपिक में जो डायरेक्टली मेंशन है राजा राम मोहन राय, तो इनके PYQ यहाँ पे देखते हैं। थ्योरी हम पहले कर चुके हैं, तो आप भी प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का क्या किया, आयोजन किया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पेनिश अमेरिका था उसमें क्रांति की सफलता, मतलब क्रांति सफल हो गई थी इसमें स्पेनिश अमेरिका में, तो उससे खुश होके अपने यहाँ के जो कौन समाज सुधारक थे जिन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे सार्वजनिक भोज कर दिया, मतलब सबको यहाँ पे खाना खिला दिया पब्लिक को। तो ये बात यहाँ पे बतानी है, तो इसका आंसर अपने होगा राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने ऐसा किया था कि यहाँ पे अमेरिकी में जो क्रांति थी उससे सफल होके भारतीयों में सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। ये स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा था। तो यहाँ पे देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में क्या लिखा गया है। तो राजा राम मोहन राय जो थे इनको क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहते हैं, आधुनिक भारत के जनक कहते हैं, और आधुनिक भारत के प्रथम नेता भी इनको कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इन्हें क्या बोलते हैं, और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष भी बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जनक भी बोलते हैं, और इनको युगदूत क्या बोलते हैं, युगदूत। ये अभी आगे भी आएगा देखना। तो युगदूत भी इन्हें कहा गया है, भारत में नवजागरण का अग्रदूत भी कहा है, और 19वीं सदी में पुनर्जागरण का उदय भी कहा है। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी उपनाम है, उपाधियाँ थी जो मैंने आपको बताई थी, तो वो आप जाके देख लें। और यहाँ पे तो ये 3 ही दी गई है, तो इसके अलावा ये सब जो मैंने आपको बोल के बताई है वो सब हम पहले देख चुके हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। उन्होंने क्या किया, मतलब राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्या किया 1828 में क्या किया, पहले क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया था, ये ब्रह्म समाज नहीं ब्रह्म सभा, क्या किया था, ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। और फिर बाद में जाके 1828 में ही क्या है, 20 अगस्त 1828 को इसका नाम क्या हो गया था, ब्रह्म समाज। तो इस तरह से ये बात हुई थी, 1828 याद रखना है। और वे कुरीतियों के विरुद्ध और मानवता के पक्षधर थे। क्या थे, जो कुरीतियाँ थी उनके तो विरुद्ध थे, और मानवता के क्या थे, पक्षधर थे। कौन, राजा राम मोहन राय। अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर इन्होंने क्या है, सार्वजनिक भोज दिया था। तो यही बात यहाँ पे पूछी थी कि सार्वजनिक भोज किसने दिया, पब्लिक को खाना किसने खिलाया, तो किसने खिलाया कि राजा जी ने खिलाया। तो ऐसे बस राजा से अपने हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है वो बताना है, ये भी स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा है। तो पहला दिया है अपने को, उन्होंने द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाश की। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हाँ इन्होंने ये पुस्तक क्या की थी, प्रकाशित की थी। और कब की थी, तो ये की थी 1820 में। और इसमें ईसाई धर्म के बारे में क्या है, बताया था, ईसाई धर्म के बारे में यहाँ पे इसमें बताया गया था। और इसी बुक में क्या है, जो मूर्ति पूजा है उसके विरुद्ध लेख लिखे गए थे। अब सेकंड दिया है, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की क्या की, स्थापना की। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की या नहीं की, तो इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना नहीं की थी। इनकी जगह किसने की थी, तो यह आपने पढ़ा था, केशव चंद्र सेन जो है, इन्होंने क्या की थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं,
वैसे तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, क्योंकि यही गलत है तो यही अपना आंसर है। ये यही पूछा है, जो सत्य नहीं है वो ही आपको बताना है, तो यही आपका आंसर है। अब और भी हम पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ दिया है, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना के लिए हमने क्या देखा था, 1814, और कहीं कहीं पे 1815 लिखा है। तो ये आप देख लें और RBSC की बुक में एक बार तो कंफर्म कर लें, जो भी ऑप्शन में हो आप लगा सकते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना कर दी, कहाँ पे की थी, तो ये भी क्या है, कलकत्ता में ही की थी। राजा राम मोहन राय ज़्यादातर जो काम थे कलकत्ता में ही किए, तो ये बात है। और इनका जन्म भी इधर बंगाल में ही हुआ था, हुगली में, राधानगर में। तो फ़ारसी में फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, उन्होंने फ़ारसी में तोहफ़ात उल मुवाहिद्दीन के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने ये पुस्तक फ़ारसी लैंग्वेज में ही प्रकाशित की थी। और कब की थी, तो 1804 में की थी। तो ये बात अपनी हो गई यहाँ तक कंप्लीट। और यहाँ पे इन्होंने दिया भी है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो अभी अभी हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि इनको कौन कौन सी 3 यहाँ पे लिखी गई थी। देखिए फिर से दिखाती हूँ आपको एक बार। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण अग्रदूत, आधुनिक भारत के जनक और आधुनिक नेता, यहाँ पे प्रथम नेता बोल रहा है। और मैंने आपको बताया था इनको क्या है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बोल के बताया था, यहाँ नहीं लिखा था। तो पहले क्वेश्चन में हमने ये सब देख लिया था, सुन लिया था, तो आपको इसका आंसर देखते पता चल जाना चाहिए। तो प्रथम आधुनिक पुरुष है अपने कौन, राजा राम मोहन राय। तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाता है। RS प्री 2012 में ये पूछा गया था। अब यहाँ पे इन्होंने और डिटेल में दिया है राजा राम मोहन राय के बारे में। तो देखते हैं, राजा राम मोहन राय जो थे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले भारतीय समाज में जो भी व्याप्त बुराई थी, मतलब जो भी बुराइयाँ अपने भारतीय समाज में, कल्चर में फैली हुई थी, उसके विरोध में क्या है, इन्होंने आंदोलन किया। तो ऐसा करने वाले क्या है, राजा राम मोहन राय प्रथम इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे। इनके नवीन विचारों के कारण ही क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का क्या हुआ था, उदय हुआ था। इसलिए राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। और क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये बता चुकी थी। भारतीय राष्ट्रवाद का अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक मतलब फादर भी कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। और प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी इन्हें कहते हैं। तो इतनी सारी ये बात हमने यहाँ पे देखी कि इतने सारे इनके क्या है, उपनाम है, जो मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। तो आपने 2 बार तो यहाँ सुन लिया, 1 बार वहाँ पे सुन लिया, तो 3 बार तो अभी यहाँ पे आपके कानों में ये सुनाई दे चुका है। और 1-2 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया अच्छे से, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को सही करने से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि युगदूत की उपाधि किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस ने दी। और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने क्या किया, इसका अकबर द्वितीय का शासनकाल था 1806 से 1837 तक। तो इसने क्या किया, 1830 में इनको राजा की उपाधि दे दी। इसलिए इनके नाम के आगे क्या है, राम मोहन राय के आगे क्या लगाते हैं, राजा हम लगाते हैं, क्योंकि ये उपाधि अकबर सेकंड ने इनको दी थी। और ये उपाधि देकर क्या है, लंदन में इनको भेज दिया था अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। तो विलियम चतुर्थ के दरबार में इन्होंने भेज दिया अकबर द्वितीय ने इन्हें। और उल्लेखनीय है कि समुद्र पार ये यात्रा करने वाले ये भारत के क्या बने, पहले नागरिक बने। कौन, राजा राम मोहन राय। इस्लाम और कुरान के बारे में इनको अच्छी खासी नॉलेज थी, तो इसके कारण ये मुसलमानों के बीच भी फेमस हो गए और इनको ज़बरदस्त मौलवी के रूप में भी जाना जाने लगा। तो ये बात हमने यहाँ पे कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसी से ही देखिए, इसी लाइन से क्वेश्चन बना दिया। ज़बरदस्त मौलवी के नाम से किसको जाना जाता है, नेट में पूछा है, नेट में पूछा है ये सवाल, तो नेट में पूछा है तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अब ये क्वेश्चन भी इसी व्याख्या में से आ गया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, ये भी नेट में पूछा है। तो राजा की उपाधि दी थी किसने, मुगल जो मतलब शासक था, कौन, अकबर सेकंड। कौन था, अकबर सेकंड था। इसने राजा की उपाधि दी राजा राम मोहन राय, तब से इनको जाने लगा। तो यहाँ पे अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। तो ये अपना हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की।
तो ये बात हो गई यहाँ पे। ये मैंने आपको याद भी करवाया था कि राम और मोहन जो है क्या है, दोनों भगवान के ही एक रूप हैं। तो ब्रह्मा जी भी क्या है, भगवान का ही रूप है। तो ब्रह्म यहाँ से ऐसे याद हो जाएगा, राम मोहन आते ही ब्रह्मा जी को ऐसे याद कर लें। तो ऐसे मैंने आपको बताया था, जुगाड़ करके आप याद कर सकते हैं। क्योंकि रटने बैठेंगे तो इतनी चीज़ें हैं कि आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप वहाँ पे क्या हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन अगर एक दो भी गलत हो गए तो इसलिए परेशान नहीं होना है। बस लगातार बने रहें, कंसिस्टेंट रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, रिवीजन करें। बस मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, चाहे बुक से पढ़ें, बस कंटिन्यूस पढ़ें और आपका सोर्स बार बार चेंज नहीं करें। जो आप जिससे भी पढ़ रहे हैं उसको बेस्ट मान के पढ़ें, उस पर विश्वास रखें। जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, खुद के नोट्स जो भी है आपका सोर्स, तो उसको क्या है पहले फिक्स कर लें। अब आपको चेंज नहीं करना है। अब आप जिससे भी पढ़ रहे हैं उससे पढ़ें और उस पर पूरा विश्वास रखें कि वो आपको जो भी पढ़ाएगा सही ही पढ़ाएगा। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हर कोई व्यक्ति मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कुछ भी पेश कर दे और आपको वो वीडियो पसंद आ जाए। तो आप समझदार हैं, तो आपको किसका वीडियो देखना है, किसका नहीं देखना है, खुद से पढ़ना है। जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ज़्यादा समय अपना क्या है व्यर्थ ना करें कि आज इस PDF से पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया। अब आपके पास जो भी चीज़ है वो उसमें से ही आएगा, उसको अच्छे से करें। बस ये नहीं कि PDF इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और पढ़ाई गई एक तरफ, तो ऐसे नहीं करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना याद करा दी आपको राजा राम मोहन राय से, तो थर्ड ऑप्शन अपना सही हो गया। अब वापस से राजा राम मोहन राय जी के बारे में कुछ देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो है फेरनजी कमल बोस के मकान में, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। तो ये मैं आपको बता चुकी थी कि ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की और बाद में इस ब्रह्म सभा जो स्थापना की थी इसी को ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने लगा। और ताराचंद चक्रवर्ती जो थे इसके क्या थे, प्रथम सचिव थे किसके, ब्रह्म सभा के, या समाज जो भी बोल दें। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इस समाज में 1843 में और केशव चंद्र सेन जो है इसमें 1857 में क्या हुए, सम्मिलित हुए। तो 43 में तो कौन हुआ, देवेंद्र नाथ टैगोर हुए और केशव चंद्र सेन हुए 1857 में। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया। तो ये बात यहाँ पे है। तो इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि जो राजा राम मोहन राय थे ये मूर्ति पूजा के पक्षधर थे या विरोधी थे, तो विरोध में आपको लगाना है। और ब्रह्म पूजा की इन्होंने उपदेश दिया था। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा से अलग रहते हैं। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई भी स्थान यहाँ पे नहीं था। तो ये बात हमने वापस से इनके बारे में कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ। तो ब्रह्म सभा में कौन विकसित हुआ, तो ये हुए सदेश सभा। तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये गलत है। हृदय सभा भी नहीं पढ़ा। प्रार्थना सभा इन्होंने नहीं की थी। प्रार्थना सभा किसने की थी बताइए। तो प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी, बता चुकी थी मैं आपको, आत्मा रंग पांडुरंग ने। किसने की थी, आत्मा रंग पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। कब, 1867 में। और कहाँ पे, महाराष्ट्र में, बम्बई में। तो ये इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो ये तो प्रार्थना सभा इन्होंने कर दी। तो यहाँ पे तो पूछा है ब्रह्म सभा, तो अपना आंसर एक ही बचा है यहाँ पे, आत्मीय सभा। और ये हमने आप पहले पढ़ा भी था कि आत्मीय सभा की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। तो ये आपका यहाँ पे सही हो गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा था 2017 में। तो कहीं पे भी पूछा गया हो इस टॉपिक से संबंधित सवाल है तो PYQ क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दिया जा सकता है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको इग्नोर करके ना चलें, अच्छे से पढ़ें और रिवीजन करें। और मेरा यही सजेशन है कि आप जो ये बुक है दिशा वाली, ये ज़रूर ख़रीद ले। कोई ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, ये 150 से आपको 200 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। PDF वैसे भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप अगर एडवांस में पढ़ लेंगे और इस बुक को अगर हार्ड कॉपी में ले आएंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा इसमें नहीं होने वाला है। बाकी आपकी इच्छा है। तो जैसे जैसे PDF आपको मिल रही है वैसे आपको पढ़ना है। आपको 200 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, जो भी है आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। तो ये है बात।
हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में क्या हुआ, राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना कर ली। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 1828। तो ये 1828 में तो क्या था ना, ब्रह्म समाज था। 1828 में ब्रह्म समाज था और 1815 में था अपना आत्मीय समाज। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें, जल्दबाजी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसके लिए सॉरी। अभी इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। 1815 में अपने युवा समर्थकों के साथ क्या किया, आत्मीय सभा की स्थापना की। कहाँ पे, कलकत्ता में। और 1816 में क्या किया, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1821 में क्या किया, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 में क्या हुआ, वही अभी पढ़ा, जो ब्रह्म सभा के नाम से एक समाज की स्थापना की, जिसको बाद में क्या बोला जाने लगा, ब्रह्म समाज के नाम से जाना लगा। देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे, इसके पहले क्या थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इस समाज में 1843 में आए थे। और केशव चंद्र सेन जो है वो आए थे 1857 में। तो ये हमने देखा था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में क्या किया, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इस प्रकार राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो थी आत्मीय सभा थी। तो ये बात थी यहाँ पे। अब आपको ये मैंने आपको याद करवाया था कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपको जिसने पहले वीडियो देखा है याद जरूर होगा, कैसे बताया था कि अगर हमें क्या है, तत्वों का ज्ञान होता तो क्या होते हम आज, देव होते, गॉड होते। तो देव से क्या हो गया, देवेंद्रनाथ हो गया टैगोर, और तत्व से हो गया तत्वबोधिनी सभा। तो इस तरह से आपको याद हो चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा अभी अभी देखी हमने, कौन थे इसके संस्थापक, तो राजा राममोहन राय थे। कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री के पेपर में 2021 में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा निर्मित धार्मिक संस्थाओं के कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। नेट के एग्जाम में 2018 में पूछा है। तो यूनिटेरियन कमेटी कब स्थापित की गई, अभी हमने ऊपर देखा था, बताइए। तो यूनिटेरियन कमेटी देखा था हमने 1821 में। वेदांत सोसाइटी हमने देखा था कब, 1816 में। आत्मीय सभा देखा था 1815 में। और ब्रह्म समाज अभी देखा था 1828 में। तो सबके आपको क्या है, ईयर याद हो चुके थे। और हमें अब इनको जमाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन आएगा, तो थर्ड नंबर पे 1815 ये आत्मीय सभा आ जाएगा, क्योंकि यही सबसे पहले है। 15 के बाद ये 16 वाला आ जाएगा। तो 3 और 2, तो 3 और 2 अपने को एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऐसे देख लें। अब इसमें तो क्या है, अलग अलग ऑप्शन है, तो ये गलत हो गए। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं करता है पेपर और टफ बनाने के लिए, अब 3 2 के बाद दे देगा वो 4 1। तो आपको ये दोनों भी याद होने चाहिए, इसलिए क्या है, थोड़ा डीपली पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। जो भी याद है उस पर अपने को भरोसा होना चाहिए कि हमें याद है, ठीक है। और मैंने बताया था ब्रह्म समाज के जो है प्रथम सचिव कौन थे। तो प्रथम सचिव कौन थे, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। तो कौन थे, ये थे ताराचंद्र चक्रवर्ती। तो ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। तो ये आपको ये भी अगेन रिवाइज करवा दिया, ठीक है। निम्न में से कौन सी कृति राजा राममोहन राय द्वारा रचित नहीं है, ये पूछा था हेड मास्टर के एग्ज़ाम में 2018 में। तो कौन सी इन्होंने नहीं लिखी, तो देखते हैं। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये तो इन्होंने लिखी थी। द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी लिखी थी। द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इन्होंने नहीं लिखी, क्योंकि ये हमने पढ़ी भी नहीं थी। गौड़ीय व्याकरण, ये भी इन्होंने लिखी थी। और कब लिखी थी, तो ये लिखी थी 1833 में। और बाकी की भी देख लेते हैं। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये कब लिखी थी, ये लिखी थी 1809 में। और द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, जिसमें क्या है ईसाई धर्म के बारे में बताया था, ये लिखी थी 1820 में। और ये तो इसमें थी ही नहीं, तो थर्ड अपना रॉन्ग है, यही अपना आंसर है। जो गलत है वही सही है, ऐसे आप याद रखना है। जिसमें नहीं पूछे तो जो गलत है वही आपको उत्तर बताना रहता है उसमें। राजा राममोहन राय की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ इस प्रकार है। तोहफात उल मुवाहिद्दीन जो है 1804 में लिखी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में लिखी। पारसी में नहीं, ये फारसी है, ठीक है, करेक्ट कर लें इसको। तो फारसी में इन्होंने ये लिखी, कौन सी, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में लिखी। गौड़ीय व्याकरण 1833 में। चंद्रिका लिखी 1822 में। सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, और ये सब इन्होंने यहाँ पे लिखी। इन्होंने 1821 में क्या है, संवाद कौमुदी बांग्ला पत्रिका निकाली। 1822 में एक साल बाद में क्या किया, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला।
1829 में बंगदूत निकाला जो कि हिंदी लैंग्वेज में था। तो अब 3 तरह के यहाँ पे आपको समाचार पत्र देखने को मिल रहे हैं। एक तो संवाद कौमुदी है जो कि लैंग्वेज बांग्ला है, और मिरातुल है। मिरातुल पढ़ने से ही थोड़ा ऐसा नाम लग रहा है कि या तो उर्दू होगा या फ़ारसी, तो फ़ारसी आपको याद रखना है। और बंगदूत, तो बंगदूत देख के आपको बांग्ला नहीं करना है, आपको बंगदूत देख के हिंदी करना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में पूछा है उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसे राजा राममोहन राय और उनकी संस्था आत्मीय सभा से संबंध नहीं था। फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 में। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कि बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, तो ऐसा अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसको रॉन्ग कर देते हैं। आगे चलते हैं। बांग्ला भाषा का समाचार पत्र चंद्रिका, तो चंद्रिका तो हमने अभी ऊपर देखा है, यहाँ पे देखिए चंद्रिका 1822 में प्रसारित किया है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, ये भी अभी अभी यहाँ पे देखा है, 1821 में प्रकाशित की है ये पत्रिका। और फारसी भाषा का मिरातुल अखबार, तो फारसी का मिरातुल भी ये अभी अभी देखा है यहाँ पे। ये कब लिखा, 1800 मतलब प्रकाशित हुआ 1822 में। इस तरह से क्या है, ये तीनों तो यहाँ पे सही है और अपना यही रॉन्ग है, तो यही रॉन्ग है, तो यही आंसर है। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। राजा राममोहन राय के संबंध में कौन से कथन सही है, ट्रू वाला बताना है आपकी बात। तो ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये तो लिखी है। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की, कब की, 1828 में की। कहाँ पे की, कलकत्ता में की। मैं आपको बार बार इसीलिए बोल के बता रही हूँ कि आपको याद हो जाए। आत्मीय सभा का प्रारंभ, ये भी इन्होंने किया था, तो ये तीनों तो यहाँ पे सही है। कब किया था, 1815 में, ये भी कलकत्ता में। और द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, तो ये बुक भी इन्होंने लिखी थी, और कब लिखी थी, तो 1820 में लिखी थी। और इसमें क्या है, ईसाई धर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और ईसाई में भी फिर यहाँ पे मूर्ति पूजा के बारे में भी विरोध में क्या लिखा है, एक यहाँ पे लेख लिखा है इस बुक में, इसमें द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में। तो ये बात यहाँ पे हो गई। तो अपने क्या है, यहाँ पे चारों ही सही हो जाएंगे, तो ये उपयुक्त सभी फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत कथन बताना है। अब की बार क्या है, गलत बताना है। कॉलेज लेक्चरर 2016 में हिस्ट्री के पेपर में आया है। तो 1804 में तोहफात उल मुवाहिद्दीन लिखी है क्या, हाँ बिल्कुल लिखी है। लैंग्वेज इसकी है फ़ारसी, तो ये भी याद हो गया। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की क्या इन्होंने, बिल्कुल की, 1825 में कलकत्ता में, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, जिसमें क्या ईसाई धर्म के बारे में बताया था, तो उन्होंने यीशु के देवीय होने के सिद्धांत को खारिज कर दिया यहाँ पे, तो ये बात क्या है यहाँ पे सही है। और ये आता है लास्ट में, उनका अखबार जो था संवाद कौमुदी, ये बांग्ला भाषा का पहला अखबार था। तो अब ये आपको एक बार पढ़ने में तो क्या है, सही लगेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, जल्दी से पढ़ लेंगे। अखबार, संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा, बिल्कुल सही है, अखबार है, तो ये बात सही है। लेकिन आप ये पहला जो शब्द है इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्किप, तो इसको स्किप नहीं करना है। तो ये क्या है, पहला अखबार नहीं था। पहला अखबार था बांग्ला भाषा का कौन सा, समाचार दर्पण। कौन सा था, समाचार दर्पण था, जो कि क्या है 23 मई और 1818 को प्रकाशित हुआ था। तो ये पहला था, और अगर पहला वर्ड नहीं आता तो ये भी अपने क्या है यहाँ पे सही हो जाता। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान देना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को आते हुए भी गलत नहीं करना है। अब देखिए, कॉलेज लेक्चरर में पूछा है तो इतना घुमा के पूछना ज़रूरी है, क्योंकि लेवल है कि अब बड़ी पोस्ट की तैयारी करेंगे तो फिर पेपर भी टफ आएगा। बंगला भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र समाचार दर्पण था, जो 23 मई 1818 में कहाँ से प्रकाशित हुआ, श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा। किसके द्वारा, श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा, कौन सी, सती प्रथा के किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया, रीट में पूछा था 2016 में। तो ये हमने पढ़ा था क्या, धारा 17 मैंने आपको याद करवाई थी कि धारा जो 17 है इसमें 4 दिसंबर 1829 को क्या है, धारा 17 के तहत क्या है, विलियम बेंटिक, कौन, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के प्रयास से क्या है यहाँ पे, तो विलियम बेंटिक के प्रयास से क्या किया गया, यहाँ पे रोक लगाई गई। तो अब याद रखना है बेंटिक, तो बैन मतलब क्या करना, बंद करना,
तो इस तरह से निषेध करना। तो बैन से याद रखना है बेंटिक, तो ये निषेध हो गया, और निषेध किसको किया, तो सती प्रथा को, तो ऐसे याद रखना है। तो धारा 17 कहाँ पे है देखते हैं। तो धारा 17 और 1829 होना चाहिए, तो 17 यहाँ पे है और 1829, तो फर्स्ट अपना यहाँ पे सही है। बाकी तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले में आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रयास से ही सती प्रथा का क्या हुआ था, उन्मूलन हुआ था। और इनके द्वारा 1818 से ही क्या है, इनके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक ने क्या किया, 1829 में कानून बनाकर 17 मतलब वही धारा 17 के तहत क्या किया, सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध बैन लगा दिया। तो बैन से क्या याद रखना है, बेंटिक। और सन भी इसका याद रखना है 1829। तो ये हो गया। अब यहाँ पे यही पूछ लिया कि इसको मतलब बैन कब किया गया। तो देखिए यहाँ क्या पूछा है, ईस्वी सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो सन पूछा है यहाँ पे, तो 1829 यहाँ पे हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को ख़त्म करने का श्रेय किसको जाता है, तो किसको जाता है, बेंटिक। तो बेंटिक यहाँ पे है, तो ये सही है। जेल प्रहरी में 2018 में पूछा था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्न में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी। तो ये आप याद रखें कि ये लिखी है राजा राममोहन राय ने। किसने लिखी है, राजा राममोहन राय ने। फर्स्ट ग्रेड में 2022 में पूछा था, तो डायरेक्ट अब भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, अभी क्या हमने 30 मिनट में क्या कर लिया, पूरा राजा राममोहन राय के बारे में पूरा रिवीजन कर लिया, पीवाई के क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम चलते हैं दयानंद सरस्वती जी के पास, तो इनका भी देख लेते हैं जल्दी से। तो दयानंद सरस्वती जी का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा है, तो किसने की ये बात, तो यहाँ पे ये बात की किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने विदेशी दास्ता को क्या है, विदेशी दास्ता को क्या मानते थे, अभिशाप मानते थे, कर्ज मानते थे, किसको, फॉरेन जो भी रूल था उसको, या अभिशाप मानते थे। और जो अपनी स्वतंत्रता थी और लोकतंत्रता, इसके पक्षधर थे, हिमायती थे। इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए क्या किया, शुद्धि आंदोलन चलाया और हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया। क्या किया, हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में भी इन्होंने अपनाया और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान मतलब इसको उठाने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य भी क्या है, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। मतलब विदेश में रहना क्या है, बेकार है, और अपना देशी राज्य चाहे कैसा भी हो वो बहुत ही बढ़िया है, बुरा से बुरा हो तो भी अपने क्या है, बढ़िया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि बुरा से बुरा देशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना क्या है, कूट कूट के भरी थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी ये लोग अग्रगामी रहे, मतलब आगे रहे। और केशव चंद्र सेन के सुझाव पर ही क्या है, दयानंद सरस्वती जी ने अपने जो सार्वजनिक भाषण थे उसमें संस्कृत लैंग्वेज पहले ये बोलते थे, उसकी जगह पे क्या किया इन्होंने, हिंदी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और स्वामी जी के विचारों का संकलन जो है राजा जयकिशन दास की सलाह पर इनकी कृति, इनकी जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको क्या कहते हैं, आर्य समाज की बाइबल भी कहते हैं, इसमें मिलता है, जिसकी रचना 1874 में उदयपुर में की गई थी और स्वामी जी ने की थी, तो लैंग्वेज में ही, हिंदी लैंग्वेज में ही ये की थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वही निकलता है जो अभी हमने देखा था कि बुरे से बुरा देशी राज्य भी क्या अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग बिना लगाए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, सेकंड ऑप्शन। तो ये हो गया, 2 बार पूछा गया है, 12 में और 22 में, स्कूल लेक्चरर में, आगे भी आ सकता है। तो ऐसे जो कथन दे के पूछता है कि ये कथन किसने कहा, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को क्या है याद नहीं रहते, इस टाइप की चीज़ें कोई याद नहीं करता है, जनरली चीज़ें क्या है याद कर लेते हैं। और ये चीज़ें क्या है आपको किसी गाइड वाइड में भी नहीं मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी RBSC की बुक में या NCERT की बुक में,
इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता है, गाइड पढ़ ली हो गया काम, तो ऐसे नहीं होता है। अच्छी पोस्ट है तो क्वेश्चंस भी अच्छे आएंगे, तो आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या है, पूरा तैयार होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अपने निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती जी ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा को शुरू किया। तो ये किसके प्रयासों से, मतलब किसके सुझाव पे, तो केशव चंद्र सेन के सुझाव पे। तो ये भी स्कूल लेक्चर 2020 में पूछा है और अभी हमने देखा ही था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केशव चंद्र सेन। अब नेक्स्ट पूछ लिया इन्होंने, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई। स्कूल लेक्चर 2020 में, तो कहाँ और कब हुई आर्य समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई बम्बई में 1875 में। और डेट भी आपको बता देती हूँ, तो 7 अप्रैल को हुई, 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में इसकी स्थापना हुई। और देखते हैं आगे क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो दयानंद सरस्वती जो है, इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था, मतलब बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। और जन्म इनका हुआ 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में। सॉरी, जन्म इनका यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ पे इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। जन्म तो इनका कब हुआ था, जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे, टंकारा में, जो कि कहाँ पे आता है, गुजरात में। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें, जन्म यहाँ पे नहीं हुआ था 7 अप्रैल को, बम्बई में जन्म हुआ था टंकारा में। तो बम्बई में तो आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एम क्या था, प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। 1877 में आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषदों को उपनिषद काल के साहित्य को स्वीकार करते थे। स्वामी दयानंद को क्या है, धार्मिक सुधार के प्रयासों के कारण क्या है, भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा गया है। और ऐसे भी आ सकता है 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किंग किसको कहा है, तो ये भी इनको ही कहा है, किसको, दयानंद सरस्वती जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति, मतलब जो रचना है उसका नाम क्या है, जिसमें उनके विचार प्रकाशित है। तो इनके विचार किसमें प्रकाशित है, अभी हमने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश जो इनकी कृति है, ये यहाँ पे देखा था हमने। तो यहीं से ये क्वेश्चन आया है वापस से, एक्सप्लेनेशन में से ही देखे, सत्यार्थ प्रकाश जो है इसी में इनके विचार प्रकाशित थे। तो ये बात यहाँ पे की जाती है। और आर्य समाज की बाइबल भी इसको कहते हैं। ये भी स्कूल लेक्चरर में आया 2020 में। तो कब लिखी थी, मतलब कब प्रकाशित हुई, तो ये हुई थी 1874 में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी रचनाएं हैं, सत्यार्थ प्रकाश 1874 में, पाखंड खंडन 1866 में, वेद भाष्य भूषण 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1877 में। तो याद करवाया था, वेद भाष्य 76 में है, ऋग्वेद आ जाए तो 1 साल आगे चले जाना है, क्योंकि इसमें 2 शब्द है, इसमें 3 शब्द है, मतलब 4 शब्द है, वैसे तो 3 ही है क्योंकि एक आधा शब्द है। तो 1 साल और आगे बढ़ जाना है, तो 77 हो गया। अद्वैत मत का खंडन 1873 में जाना है। पंच महायज्ञ विधि, पंच आ रहा है तो 5 आएगा लास्ट में, तो 5 1875। और वल्लभाचार्य मत का खंडन जो है ये भी 1875 में। तो इस तरह से याद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के सिद्धांत कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 2 बार पूछा है IN के एग्जाम में, 18 में, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में। तो पहला दिया है, पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को अस्वीकार करना, तो सत्य नहीं है ये बताना है। तो ये बात तो सही थी। विधवा विवाह का विरोध, तो विधवा विवाह का विरोध क्या है, इन्होंने यहाँ पे नहीं किया था, तो जो नहीं किया था वही आंसर है। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया था। और अंतरजातीय विवाहों को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, तो ये सही है। तो ये वाला गलत था, इसीलिए क्या है, ये वाला अपने आंसर है। अब देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की, जो कि इस प्रकार है। तो पहला है, अपने सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन क्या है, परम आवश्यक है। तो ये बात इन्होंने बताई थी अपने सिद्धांतों में कि जो सत्य है, ट्रुथ है, केवल वेदों में ही निहित है, इसलिए वेदों को जरूर पढ़ना चाहिए, इनका अध्ययन आवश्यक है। वेद जो है मंत्रों के आधार पर इनका मतलब हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध, मतलब इसका समर्थन नहीं किया था इन्होंने।
अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का भी विरोध किया। अब मूर्ति पूजा का ही विरोध है तो फिर धार्मिक यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से याद रखें कि अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का भी विरोध किया। कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांत का समर्थन किया। अब इन्होंने कर्म करने पे और आवागमन सिद्धांत का क्या किया, समर्थन किया, इसका सपोर्ट किया। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास रखा। अब मूर्ति पूजा में विरोध कर रहे हैं तो निराकार में विश्वास जरूर रखेंगे, ऐसे याद हो गया। स्त्री शिक्षा में विश्वास इन्होंने रखा। विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह को स्वीकृति दे दी। बाल विवाह और बहुविवाह का भी क्या किया, विरोध किया। मतलब बाल विवाह नहीं होगा और एक से ज़्यादा आप शादियाँ नहीं कर सकते, इसका भी इन्होंने विरोध किया। हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचार भी इन्होंने किया। तो इस तरह से ये क्या है, इनके 10 सिद्धांत थे। तो ये सब आपको 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण कहाँ पे हुआ। तो इनका निर्वाण हुआ था अजमेर में। और अजमेर में भी इनकी मृत्यु कैसे हुई थी कि इसकी अलग स्टोरी है। तो अभी हम इस स्टोरी को यहाँ पे देखते हैं। तो ये थी महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री थी एक नन्ही जान, जो कि जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या किया, राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही जान की पालकी को अपने कंधे पर उठाए हुए देख लिया। और इससे क्रुद्ध होकर दयानंद जी ने राजा जी को धिक्कारा। और इससे कुपित होकर क्या है, नन्ही जान ने क्या किया, महाराजा के रसोइया जो था गोड़ मिश्रा, इसके साथ मिलकर महर्षि दयानंद को विष दे दिया। क्या किया, इनके दूध में क्या मिला दिया, कांच मिला दिया। और कांच जो है अगर बिल्कुल बारीक पीस के अगर आप मिला दें और उसको अगर खा लें, मतलब पी लें, तो वो क्या है, धीरे धीरे जहर का काम करता है और उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए इस तरह से इन्होंने इनको इस तरह से मारा था और महर्षि दयानंद की यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो स्वामी जी को यहाँ से फिर अजमेर लाया गया और अजमेर में ही इनका 1883 में इनका देहांत हो गया। अब डायरेक्ट मतलब तुरंत इनकी मृत्यु यहाँ पे नहीं हुई थी। मृत्यु मतलब इनको अजमेर जब आ गए थे तो उसके बाद में यहाँ पे हुई थी और यहीं पे इनको देहांत हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई। तो करौली तो गलत है बिल्कुल, अलवर भी गलत है, बूंदी भी गलत है, उदयपुर हमने पढ़ा था। उदयपुर में क्या पढ़ा था, उदयपुर में पढ़ा था महाराणा जो सज्जन सिंह थे, इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया, 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो ये हमने बात देखी थी, यही यहाँ पे लिखा है। फरवरी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की और ये था टाइम अपने सज्जन सिंह का। तो महाराणा सज्जन सिंह के टाइम पे ये स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपने लास्ट क्वेश्चन है इनके बारे में, दयानंद जी के बारे में। सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की। तो ये पूछा था JN में 2016 में। तो राजस्थान की पहली यात्रा की थी जून 1867 में। तो कहाँ की थी, ये भी करौली में आए थे सबसे पहले और उसके बाद बाकी जगह आए थे बाद में। तो देखते हैं। स्वामी दयानंद सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर, अजमेर में क्या है अपने उपदेश दिए। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन कब हुआ, 1881 में। कब हुआ, पहली बार तो आया 1865 में, दूसरी बार आया 81 में और भरतपुर में। फिर वहाँ से ये स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा, बनेड़ा होते हुए कहाँ पहुँच गए, चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। और कविराज श्यामल दास ने क्या किया, यहाँ पे इनका स्वागत किया। और फिर महाराणा सज्जन सिंह जो था, इन्होंने अनुरोध किया इनको बुलाने के लिए और स्वामी जी फिर अनुरोध पे उदयपुर पहुँच गए। और 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद जो है दोबारा उदयपुर पहुँचे। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात थी। तो पहली यात्रा पूछी थी राजस्थान की, तो पहली तो आएगी 1865 में। तो ऐसे याद रहे, पहली 65 ऐसे याद रखेंगे तो 65 याद हो जाएगा। और राजस्थान में करौली, तो ऐसे याद रखना था। नेक्स्ट है अपने स्वामी विवेकानंद जी, जो कि अपना क्या है लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो इसका क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया। तो कब भाग लिया था ये मैंने बताया था आपको, सितंबर 1893 में भाग लिया। इसको लेक्चर 2022 में पूछा है। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1883 में भाग लेने के लिए अजीत सिंह से यात्रा का प्रबंध करवाया।
1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में अपने भाषण में उद्बोधन का प्रारंभ अमेरिका के बहनों और भाइयों बोल के किया। तो इससे क्या है, वहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के मध्य संतुलन बनाए रखने की बात कहकर इन्होंने संपूर्ण विश्व में क्या है खुशियाँ प्रदान की। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से जाने से पूर्व इन्होंने महाराजा जो थे कौन, महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया, स्वामी विवेकानंद कर लिया। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि इनका पहले नाम क्या था, बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ और बाद में जो महाराजा खेतड़ी थे इनके कहने पर इन्होंने नाम अपना स्वामी विवेकानंद कर लिया। तो उल्लेखनीय है कि 1899 में विवेकानंद ने दूसरी बार अमेरिका की यात्रा की। पहली बार तो कब की, 1893 में कर ली शिकागो धर्म सम्मेलन में, और दूसरी कर ली 1899 में। तो दूसरी बार कर ली और उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कब, 1896 में की थी ये। और सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में वेदांत केंद्र खोले। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं। तो ये बात इन्होंने कही थी और इनका जो था क्या ध्येय वाक्य वो भी यही था कि नर सेवा जो है वही क्या है, नारायण सेवा है। तो नर सेवा नारायण सेवा ये भी आ सकता है इसकी जगह, इस कथन की जगह। तो ये भी क्या कहा था, इन्होंने ही कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। तो यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में। तो इस कथन से क्या है, यही बात स्पष्ट होती है यहाँ पे कि सभी जो विभिन्न धार्मिक क्या है विचार एक ही मंजिल तक पहुँचने के रास्ते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे घुमा के बोल दिया क्या, कि धर्म जो है मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में मिलता है न धार्मिक सिद्धांतों में। तो ये बात भी किसने कही है, पहला तो गलत है, राजा राम मोहन राय ने नहीं की, स्वामी दयानंद ने भी नहीं की। रीट में पूछा है 21 में आता है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने की है, जो कि अभी अभी पढ़ी है। दादू दयाल ने भी ये नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन आते ही आपको चले जाना है स्वामी विवेकानंद जी के पास, क्योंकि रामकृष्ण जो थे वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पे इन्होंने ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी, तो ये की थी कलकत्ता में। कहाँ पे की थी, कलकत्ता में। और कलकत्ता में कब, तो ये की थी 1897 में। तो ये बात हो गई। तो अपना आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अब और डिटेल में देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने कलकत्ता में 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संगठन बनाया। 1899 में बेलूर मठ कलकत्ता की स्थापना की। पंजीकृत सोसाइटी एक्ट जो है 1909 के तहत मिशन को पंजीकृत करवाया गया। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिक का विकास करना है, किंतु साथ ही में क्या करता है, ये हिंदू धर्म में जो पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ें हैं उनकी कीमत और उपयोगिता को भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता ये है कि सभी धर्मों में सच्चाई में क्या किया जाए, विश्वास किया जाए। तो ये बात थी यहाँ पे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई। तो ये मैं आपको अभी बता चुकी थी, 1897 में की गई थी। 1897 में की गई, 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसको क्या करें, आप ज़रूर याद रखें और डेट सहित याद रखें। तो डेट भी लिख देती हूँ 5 मई। तो 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट मतलब पंजीकृत रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इसके तहत रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण कब हुआ। तो इसका पंजीकरण 1909 में हुआ। ये अभी हमने यहाँ पे देखा, देखिए ये देखा था। पंजीकृत सोसाइटी एक्ट 1909 के तहत मिशन किसके लिए यूज हुआ है, रामकृष्ण मिशन को यहाँ पे पंजीकृत करवाया गया, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाया गया पंजीकृत सोसाइटी अधिनियम के तहत। तो ये कब किया, तो 1909 में। तो सेट में पूछा था 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे कौन, रामकृष्ण मिशन मतलब स्वामी विवेकानंद जी। और 2 हमने पढ़े थे, दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय जी।
ये दोनों क्या है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो ये बात यहाँ पे हो गई, तो अपना यहाँ पे सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 19वीं सदी के सुधार आंदोलन की अभिजात्य आंदोलन की संज्ञा देकर उसकी निंदा की और उसके समाज सेवा के आदर्शों का आह्वान किया? उनके मत में निर्धन व्यक्तियों की सेवा ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। तो वही बात है, नर सेवा नारायण सेवा, बस इतना याद रख लें, उससे आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा क्या, विवेकानंद जी। तो सही है ये, बाकी सबको हटा देना है। नेक्स्ट पूछा है, किसने कहा कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है और उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? तो ये बात किसने कही, डायरेक्ट याद रखें, ये कथन है। और इस तरह के कथन क्या है, आपको एक पेज में लिख लेने हैं और याद करने हैं। तो नेट में पूछा है 2018 में। अब देखिए, नेट में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा, कथन दे देता है और पूछता है कि कौन से किसका कथन है। तो ये वाला आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी का है। क्या, भारत की एकमात्र आशा किससे है, जनता से है, मतलब पब्लिक से ही है। और जो हाई क्लास के लोग हैं, उच्च वर्ग के, वो शारीरिक और नैतिक रूप से क्या है, मरे हुए हैं, मतलब उनसे कुछ काम तो होता नहीं है हाई क्लास के जो लोग हैं उनसे। तो इन्होंने ये बात कही है स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है अपने, किसने ये शब्द कहे, विश्व पर इसका मतलब भारत का प्रभाव सदैव उस मृदु ओस की तरह पड़ता है जिसे सुना नहीं जा सकता और न ही कोई निशान इसका नजर आता है, तथापि यह धरती पर सबसे सुंदर फूल खिलने में सहायक होता है। तो बस आपको मृदु ओस याद रखना है और मृदु ओस से आपको चले जाना है विवेकानंद जी के पास। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की आलोचना किसने की? तो ये आलोचना भी स्वामी दयानंद जी ने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो थर्ड अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। RS में पूछा था। तो ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं इनको 2-3 बार देखें तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो PY के क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर अलग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं। PYQ में से गलत करके आएंगे तो आप क्या है, सिलेक्शन के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग PYQ क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको भी अच्छा परफॉर्म करना है वहाँ पे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। इसके लिए हम डेली यहाँ पे 7:30 बजे मिलते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। अगर आपकी तैयारी में कुछ भी यहाँ पे आपको फ़ायदा लग रहा है कि ये वीडियो देखने से फ़ायदा हो रहा है या अपना क्या है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप ज़रूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया से ही मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको देने का फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो लगता है कि वीडियो बस ऐसे ही चल रही है, आपको पसंद नहीं आ रही है। तो प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को बनाए रखें, रिवीजन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।